हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मोशन लखनऊ। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ हमारी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ का नीट एस्पायरेंट्स का सेमी मेजर टेस्ट 6 का केमिस्ट्री का डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। 136 में हम क्या कहेंगे कि हमसे कहा जा रहा है एक रिएक्शन है 2x गिविंग यू b, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कहा जा रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज 0.2 मोल, 0.2 मोलार, हाफ लाइफ कितना है आपके पास 6 आवर्स का। ओके जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.5 मोलार हो गई, 0.5 मोलार हो गई, हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर टू रीच द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलार। तो हमें ए नॉट से ए टी जाना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम लिख देंगे कि टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट अपॉन 2k, ये हमें पता है। यहाँ से हम k का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो वो आ जाएगा ए नॉट अपॉन 2t हाफ, राइट। ए नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है आप वहाँ देखिए ध्यान से, 0.2 मोलार। डिवाइड कर देंगे आप इसको 2 से, टी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे जो कितना हो जाएगा 6 आवर्स, तो ये हो गया 0.1। तो k की वैल्यू आपके यहाँ से क्या आ गई, 0.1/6 आर इनवर्स। इसको ऐसे ही रखेंगे, नॉट आर इनवर्स, मोलार पर आर, ठीक है। उसके बाद आप आगे जाओगे, आपको फिर फार्मूला लगा देना है कि T इज इक्वल टू 1/k ए नॉट माइनस ए टी। इस फार्मूले का यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि टाइम इज इक्वल टू 1/0.1/6 मल्टीप्लाइड बाई ए नॉट, कितना दिया मुझे 0.5 माइनस 0.2, ठीक है। सो इसको आगे कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे तो 6/0.1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 0.3 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट आया, 6 3 जा 18 आवर्स जो है आपका आंसर आ गया, जो है आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 137। 137 में अगर हम देखेंगे तो कहा जा रहा है कि एक शुगर का सिरप है, मतलब शुगर को वाटर में डाल के रखा है, जिसका मास है 214.2 ग्राम, जिसमें 34.2 ग्राम हमारी शुगर है, राइट। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सिरप। तो मुझे अगर शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए कि कितने मोल्स ऑफ शुगर हमारे पास है। अगर आप देखोगे तो सोल्यूशन का जो मास है वो है 214.2 ग्राम्स। ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो तुम्हारा सोल्यूट है प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 214.2 माइनस 34.2। 2 से 2 जाएगा, वो है 34, पीछे आओगे तो 10 उधर गया, 180 ग्राम आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, राइट। तो मैं दोनों लोगों के मोल्स निकाल लेने। कैसे निकालेंगे मोल्स, हम सोल्यूट की बात कर लें। सोल्यूट क्या होगा आपका, सुक्रोज शुगर है, केन शुगर है, तो उसके मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ शुगर की अगर बात की जाए तो गिवन मास ऑफ शुगर कितना आ जाएगा 34.2, और ये होता है 342, जो कि कितना हो गया 0.1 मोल्स। सिमिलरली अगर आप वो जो सॉल्वेंट वहाँ से निकाला है मैंने, इस सॉल्वेंट के मोल्स निकालोगे तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, कोई सॉल्वेंट नहीं दिया, मतलब स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सॉल्वेंट है, तो हम क्या मान लेंगे, वाटर को। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 180 ग्राम्स अपॉन 18 ग्राम्स, तो ये कितना हो गया 10। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने आ गए 10 मोल्स, 10 मोल्स आ गए। फिर इसके बाद आप देखोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, शुगर। ये हो जाएगा मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ शुगर प्लस मोल्स ऑफ वाटर, राइट। तो मोल्स ऑफ शुगर कितना है 0.1 मोल्स, और नीचे क्या है 0.1 प्लस 10, उधर से 10 आया तो इधर पे आ जाएगा 0.1 अपॉन 10.1, पॉइंट से पॉइंट हटाया तो ये कितना आ गया 1/101। शगन का लिफाफा 1/100, 1/100 0.01 के आसपास होना चाहिए। आप देखिए कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, थर्ड वाली वैल्यू मैच कर रही है 0.0099। ओके, सो 137 का थर्ड ऑप्शन है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा ये नीचे हो गया है, एनीवे 138 क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कॉलम 1 में कुछ रिएक्शंस दी गई हैं और कॉलम रिएक्टेंट है बेसिकली, साथ में साथ उनके कंडीशंस हैं, और कॉलम 2 में हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास
एक एल्काइल हैलाइड है जिसको हम सोडियम और ड्राई ईथर में करा रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए वुड्स रिएक्शन जिसमें हम एक का डबल करते हैं, तो इसका अगर हम एक का डबल कर रहे हैं, 2 कार्बन का है, 4 कार्बन का बनना चाहिए, मतलब ए जो है वो किससे मैच हो जाएगा, क्यू से। ए जो है वो किससे मैच हो जाएगा, सॉरी, ए जो है वो क्यू से मैच हो जाएगा, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन तो ए पी से मैच है, चला गया। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ तो CH3COO माइनस Na सोडा लाइम से हीट करा रहा हूँ, CO2 निकलेगी, मीथेन बननी चाहिए, तो B जो है वो S से मैच होगा, B जो है वो S से मैच होगा, तो ये भी गया, ये भी गया, ये बचता है। आगे देख लेते हैं। C में आप देखेंगे तो 3 4 1, ओके, मतलब 1 4 1 6 कार्बन, V2O5 एरोमेटाइजेशन है, बेंजीन बनेगा, C जो है वो P पे जाएगा, वेरी गुड, और बचा हुआ D किस पे चला जाएगा, R पे। कॉपर एट 523 केल्विन एट 100 ATM आपको मिथाइल अल्कोहल से, सॉरी, मिथाइल अल्कोहल देता है फ्रॉम मीथेन, तो इस 138 का सही ऑप्शन हो गया सेकेंड ऑप्शन। 138 के बाद हम आगे जाएंगे। अब हमसे कहा जा रहा है 139 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही आसान सा सवाल है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली, कोबाल्ट आपके सामने दिख रहा होगा, ये कोबाल्ट CM आई है, सेंट्रल मेटल आयन है। अब इसमें आप देखोगे तो कोबाल्ट में प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, वर्नर ने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था कि भाई कुछ होती है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है, कुछ जिसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, वो जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट था कि भाई कितना चार्ज है तुम्हारे ऊपर, तो कोबाल्ट पे देख लेते कितना चार्ज है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देख लेंगे, तो ये जाएगा x + 0 × 5, 0 × 5 + -1 इज इक्वल टू -2, राइट। तो इधर पे कितना आ रहा है चार्ज, +2 का आ जाएगा, सॉरी +2 का आएगा, ये चढ़ेगा ना ऊपर, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3, तो ये हो गई 3, 1 डिग्री वैलेंसी इज 3, इसको हटाइए, इसको हटाइए। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 5 1 6 होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 8 कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको दिखेगा ही नहीं क्योंकि 5 अमोनिया 1 क्लोरीन है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 140 में कह रहे हैं द स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन द बिलो रिएक्शन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपको कई दफ़े बताई गई है क्लास में। रिएक्शन को अगर मैं समझता हूँ तो रिएक्शन में हमसे बेंजीन की रिंग दी गई है जिसमें एनहाइड्रस AlCl3 है, बेंजीन की रिंग की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इसमें हम सीधी सीधी बात क्या करते हैं कि CH3 CH2 के साथ जो Cl का बॉन्ड है इसको हम तोड़ देंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटायन, वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर आ जाएगा CH2+। ये जो कार्बोकेटायन बना, इस कार्बोकेटायन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन है जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। अब यहाँ पे आप करा दोगे शिफ्टिंग कराओगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो H पे आएंगे और ये इधर चला जाएगा, इसे हम बोलेंगे 1,2 H माइनस शिफ्ट। याद करो वो क्लासेस जिसमें मैंने आपको बताया कि एक क्लासिकल कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग होती है, क्लासिकल कार्बोकेटायन में शिफ्टिंग होती है, नॉन क्लासिकल में नहीं होती है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कार्बोकेटायन क्लासिकल बनता है, शिफ्टिंग होती है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में नॉन क्लासिकल असाइलियम आयन बनता है, इस वजह से वहाँ पे शिफ्टिंग के चांसेस नहीं होते हैं। यहाँ हमारे पास शिफ्टिंग हो रही है और शिफ्टिंग होकर हमारे पे मिल रहा है CH3, फिर आ रहा है CH, फिर आ रहा है CH3। ये जो कार्बोकेटायन है ये बनेगा ज़्यादा स्टेबल है। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन आपको नज़र आ रहा है और ये आपको एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन नज़र आ रहा है जो कि ज़्यादा स्टेबल है। तो ये बनेगा पर ये कम स्टेबल है, इन्होंने कहा है स्टेबल कार्बोकेटायन। ये तो सवाल ही पैदा नहीं उठता, 3 कार्बन से 2 कार्बन कैसे हो जाएंगे। ये है आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 3, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 141 हमारे सामने है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक बेंजीन के रिंग के साथ हमने विनाइल ग्रुप लगाया है और ईथर लगाया है, इथॉक्सी ग्रुप लगाया है। इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ HBr से करी गई है। अब देखो HBr क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम HBr की बात करते हैं तो एल्कीन को तोड़ के एक जगह H और एक जगह Br लग जाएगा। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ हमारे पास एक बेंजीन की रिंग आएगी, ये CH है और सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 है। अब मुझे ये देखना है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस जब मैं HBr या HX ऐड करता हूँ तो मैं MR या AMR रूल फॉलो करूँगा। MR तो काफ़ी जगह फॉलो होता है पर AMR फॉलो होता है जब हम HBr को ऐड करते हैं परऑक्साइड की प्रेजेंस में। यहाँ पे परऑक्साइड तो है नहीं, इसका मतलब आप फॉलो करेंगे MR, मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल कहता है भाई अमीर को अमीर बनाओ, गरीब को गरीब बनाओ। इसमें आपको कार्बन ए और कार्बन बी दिख रहा होगा। अमीर गरीब यहाँ पे पैसों से नहीं तय होता है,
हाइड्रोजन से तय होता है। आप देखें कार्बन है और कार्बन बी में, कार्बन ए में एक हाइड्रोजन है, कार्बन बी में दो हाइड्रोजन है। जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन वो अमीर, उसी को आप हाइड्रोजन दे देंगे। जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसी कार्बन पे आप आए हुए हाइड्रोजन को दे दोगे। इसका मतलब HBr में से आपने H जो है वो यहाँ लगा देना है और Br जो है वो यहाँ लगा देना है। एक केस सेट हो गया मेरा। दूसरा सेट करते हैं। ये तो भाई ईथर है हमारा, इस ईथर के साथ कैसी रिएक्शन होगी जरा देखते हैं। यहाँ पे जो है हमने O के साथ क्या लगा दिया है, CH2 के साथ CH2, ठीक है। अब सबसे पहले जो है एक यहाँ पे काम हो गया हमारा, आगे हम बढ़ते हैं तो HBr दूसरा मोल आएगा। सेकेंड मोल ऑफ HBr से जो H+ आएगा वो ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ अपने आप को भेजेगा। अब जैसे ही इन्होंने H+ की तरफ भेजा अपने आप को, हमें यहाँ पे एक 6 मेंबर की रिंग पे O, फिर CH2 पे CH2 के साथ क्या मिल गया, H, और यहाँ पे O पे क्या लगा है, पॉजिटिव। इधर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ लग गया है CH, CH3, Br। अब जो दूसरे मोल का काम है वो क्या काम है कि यहाँ से हम Br- का अटैक कराएं। अब Br- या तो इस कार्बन पर अटैक करेगा या तो यहाँ करेगा। ये ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग के बीच का बॉन्ड तोड़ना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एराइल है, एराइल हैलाइड्स या ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग के बीच में हम ये बॉन्ड तोड़ नहीं सकते क्योंकि वहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मजबूत है। तो ऑप्शन क्या बच रहा है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना। अब ये कैसा है, ये एक प्राइमरी है तो SN2 की तरह अटैक होगा लेस क्राउडेड साइड पे, और हम इसको तोड़ के आगे भेज देंगे। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, उसमें आपके पास एक बेंजीन की रिंग होगी, नीचे लगा होगा CH के साथ CH3, इधर लगा होगा Br, इधर लगा होगा OH, और साथ में यहाँ पे क्या लगा होगा, CH3, फिर CH2 और फिर Br। ये हैं आपके प्रोडक्ट, जिसमें से दूसरे के बारे में तो आपसे कोई चर्चा नहीं करेगा, पर आप जब देखोगे तो आपको ये वाला, नहीं सॉरी नॉट दिस, यहाँ तो ब्रोमीन लगेगा, ब्रोमीन नहीं आएगा, ये मिलेगा आपको। हाँ, Br के साथ, BrCH के साथ जा रहा है, BrCH के साथ जा रहा है, ये Br है, ये OH आएगा, ठीक है। तो ईथर्स की SN2 और SN1 आपको याद होना चाहिए। ईथर्स कब फॉलो करते हैं, ROR में, ये कैसा R है और ये कैसा R है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि SN1 फॉलो होगा या फिर SN2, ठीक है। तो 141 का राइट आंसर हो गया फोर्थ। फिर हम आते हैं 142। इसमें एक्चुअली देखेंगे बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। मैंने अभी सुबह ही सुबह कुछ ये बना के रखा है, तो मैं आपके लिए ऑलरेडी इसको शो कर रहा हूँ यहाँ पे। ये बेसिकली एसेंशियल अमीनो एसिड्स का एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि हीरा लाल इस लाडले को मीठा पेड़ा थोड़ा थोड़ा वितरित करो। मेरे साथ बोलो, हीरा लाल इस लाडले को, लाडला कौन, तुम, मैं कह रहा हूँ हीरा लाल इस लाडले को मीठा पेड़ा थोड़ा थोड़ा वितरित करो। थोड़ा थोड़ा क्यों, ज़्यादा मीठा खा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हीरा लाल से मैं कह रहा हूँ कि आपको, आप कौन है, लाडले, थोड़ा थोड़ा मीठा वितरित, थोड़ा थोड़ा जो आपका मीठा पेड़ा है उसको आप वितरित करिए। तो हीरा लाल मतलब हिस्टिडीन, इस मतलब आइसोल्यूसिन, लाड, लाडले को दो पार्ट में डाल दिया, लाड इज ल्यूसिन, ले इज लाइसिन। तो ऑलमोस्ट तीनों कवर हो गए। आइसोल्यूसिन के साथ ल्यूसिन कवर करना है, और दूसरा जो एल है वो लाइसिन के लिए है। मीठा इज मेथोनाइन, राइट, पेड़ा इज फिनाइल एनालिन, थोड़ा इज थ्रियोनिन, देन अगेन वन मोर थोड़ा, दो टी वाले लिए मैंने, ट्रिप्टोफैन, एंड वितरित करो इज वैलीन। सवाल भी हमारे पास ऐसा ही था कि हमें बताना है कितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। वैलिन है, बिल्कुल है। लाइसिन है, बिल्कुल है, राइट। फिर थ्रियोनिन है, बिल्कुल है। तो अहमदाबाद, चेन्नई एंड दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई एंड दिल्ली, सेकेंड वन इज राइट आंसर फॉर 142। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर मैं इस रिएक्शन को ध्यान से देखूं तो जो मेरा सिल्वर है वो ज़ीरो से कहाँ जा रहा है, +1 से जा रहा है ज़ीरो में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। Fe जो है वो +2 से कहाँ जा रहा है, +3 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। मुझे ई सेल निकालना है, तो ई सेल अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, ई सेल क्यों निकालना है, पूछा गया है क्योंकि, तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड
माइनस ई एनोड, ये करेंगे। ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड क्या है तुम्हारी? सिल्वर वाली। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ई नॉट सेल है, ई सेल। अच्छा ई नॉट ही तो निकालना है, हाँ। तो ई नॉट ई नॉट ई नॉट, तो यहाँ लिख दूंगा एस आर पी कैथोड, और कैथोड है क्या? ई नॉट ऑफ ए जी प्लस स्लैश ए जी माइनस ई नॉट ऑफ एफ ई प्लस थ्री स्लैश एफ ई प्लस टू। तो ई नॉट ऑफ ए जी प्लस वन स्लैश ए जी दिया गया है हमें, ए जी प्लस वन स्लैश, बस वैल्यू डालनी है। यहाँ पे आपने क्या लिखा, एक्स, और एफ ई प्लस थ्री और टू की वैल्यू। एक मिनट, ओह खेला हो गया भाई साहब आपके साथ, खेला हो गया कि मुझे एफ ई प्लस थ्री टू की वैल्यू ही नहीं दी। मुझे एफ ई टू से थ्री जीरो दिया है, थ्री से जीरो दिया है, अब क्या कर जाए, मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप देखें रिएक्शन लिख के अगर मैं आपके सामने इसको शो करने की कोशिश करूँ, तो मुझे जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए वो है एफ ई प्लस थ्री प्लस वन इलेक्ट्रॉन गिव्स एफ ई प्लस टू, ये चाहिए, इसका एस आर पी चाहिए मुझे यहाँ पे। पर मुझे दिया क्या गया है? मुझे दिया गया है एफ ई प्लस टू इलेक्ट्रॉन इज़ गिविंग यू एफ ई, और मुझे दिया गया है एफ ई प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू एफ ई। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ये मुझे चाहिए, एफ ई प्लस टू की वैल्यू दी गई है वाई वोल्ट, और प्लस थ्री की वैल्यू दी गई है जेड वोल्ट। कितने वोल्ट? जेड वोल्ट। ठीक है, इसमें अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव करने की कोशिश करें तो आप ई सेल को ऐड नहीं कर सकते। ई सेल इज़ नॉट एडिटिव इन नेचर, ई सेल इज़ नॉट एडिटिव इन नेचर, ध्यान रखना इस बात को। तो फिर हम किसको ऐड कर सकते हैं? हम ई सेल से निकाल सकते हैं डेल्टा जी। डेल्टा जी को हम ऐड कर सकते हैं। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, या फिर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, एफ क्या है? फैराडेज कांस्टेंट 96500 कूलाम, और ई नॉट सेल है सेल पोटेंशियल। तो आइए इनका ई सेल निकालते हैं। इस वाले का ई सेल निकालेंगे तो क्या लिख देंगे हम लोग? माइनस एन कितना है? वन, एफ ई वन लेट सपोज मैंने माना। इसका अगर हम निकालेंगे तो माइनस टू, यहाँ पे टू आ रहा है, और एफ आ जाएगा एफ, फिर वाई, माइनस टू एफ वाई। फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं? डेल्टा जी नॉट इज़ इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इधर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एफ जेड। अब हमने क्या करना है वाई जेड के साथ, जो कि हमको क्या मिल जाए? मेन रिएक्शन मिल जाए हमें। हम ऐसा क्या करें इन लोगों के साथ? तो हमने क्या करना है, हमें z मतलब इसको लेट से, ये है इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, ये है इक्वेशन थ्री। तो इक्वेशन वन अगर मुझे चाहिए तो मुझे थ्री माइनस क्या कर देना है? टू। तो मैंने इक्वेशन फ्रेम करी, वन इज़ माइनस वन एफ ई वन लिख दिया, थ्री क्या हो गया आपका? माइनस थ्री एफ जेड लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे माइनस करके सेकंड वाला पार्ट लिख दिया, जो कि हो गया माइनस टू भाई ये हिल क्यों रहा है? ओके इग्नोर, माइनस टू एफ वाई लिख दिया। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस और एफ को कॉमन लेके उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस एफ को उड़ाया, बचा हमारे पास ई वन इज़ इक्वल टू थ्री जेड माइनस टू वाई। ये वैल्यू आपको यहाँ डाल देनी है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा थ्री जेड माइनस टू वाई। बाहर माइनस है, अंदर भेजेंगे तो एक्स प्लस थ्री जेड, सॉरी एक्स माइनस थ्री जेड प्लस टू वाई आना चाहिए आंसर, जो कि आपका आएगा ई नॉट सेल। किससे मैच हो रही है वैल्यू? सेकंड ऑप्शन से। तो 143 अच्छा नंबर है ना? 143 का सही ऑप्शन क्या है? टू। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे को क्वेश्चन नंबर 144 में असर्शन रीज़न है। असर्शन रीज़न की अगर हम बात करें तो हमसे कहा गया है नोबल गैसेज हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, नोबल गैसेज एक पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नोबल गैसेज हैज़ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि भाई N2 और ये बाकी गैसेज भी हैं आपके पास, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं होता है इनका। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे पैरामीटर्स हैं जो H2O में और NH3 में लगते हैं, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। नोबल गैसेज आर मोनोएटॉमिक गैसेज, ठीक बात है।
दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्सेस, चलो ये भी मान ली तुम्हारी बात मैंने, बिकॉज ऑफ दिस दे आर लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर, नो, हाई पे, लो पे क्यों होगा, हाई पे होगा ना भैया, तो गलत है भाई साहब, दोनों गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे, बहुत सुंदर रेडॉक्स का क्वेश्चन है ये, मतलब डीएनए ब्लॉक का भी मान सकते हो। अल्कलाइन मीडियम में आपका जो MnO4 माइनस है, अल्कलाइन मीडियम, ओके, आपका I माइनस को ऑक्सीडाइज कराता है और ये उठा के फेंक देता है IO4 माइनस में, नई आयोडीन के साथ याद करवाना था। रिएक्शन एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है कि हमें IO4 माइनस 1 नहीं मिलता, हालांकि उसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आयोडीन का, बट हम वहाँ नहीं उतरते हैं, हम जाके रुकते हैं 5 पे, इस वजह से IO3 माइनस 1 के साथ जाऊँगा मैं 145 का फोर्थ ऑप्शन। फिर मैं आगे मूव किया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, ऑन पासिंग अ गैस, को ये गैस है एक्स, एक्स याद आ रही क्या, थ्रू नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट के से आपने गैस एक्स पास करी। नेस्लर्स रिएजेंट जैसे ही जहन में आता है K2HgI4 आता होगा, बेसिक मीडियम में आता होगा, एक गैस भी आती है जो आपको ब्राउन कलर का पीपीटी देती है HgO.Hg NH3I का, और वो गैस NH3 होती है अमोनिया। बहुत ही लॉजिकल, ईजीएस्ट और जहन में बैठा देने वाला सवाल था। नेस्लर्स रिएजेंट जाना जाता है अमोनिया के लिए मोस्टली, है ना, अमोनिया गैस होती है, ब्राउन पीपीटी मिलते हैं MnO के। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास 147, इसमें हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड बेंजल्डिहाइड, हमें इसमें से बेंजल्डिहाइड कौन देगा, मुझे ये बताना है। तो पहला है क्या हमारे पास COOH SOCl2 है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 6 मेंबर की रिंग मिलेगी यहाँ पे, इधर आएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O और Cl, ये हमें क्या मिला, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। जैसे ही हमें एसाइल क्लोराइड मिला उसका मुझे रिडक्शन करा देना है, जब मैं इसका रिडक्शन कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड, राइट, ये मुझे मिल गया बेंजल्डिहाइड, तो यहाँ तो मिल रहा है मुझे। ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल CrO3, जोन्स रीएजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 1 डिग्री को एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पर रुकेगा नहीं, वो एसिड बना देगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा एज अ प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको मिलेगा COOH, तो ये आपको बेंजल्डिहाइड तो नहीं दे रहा है। फिर ये आपके पास एस्टर है, एस्टर्स जो है उसकी रिएक्शन हमने छोटे भैया से कराई है, छोटे भैया कौन है, NaBH4, कोई रिएक्शन नहीं होगी, NaBH4 नहीं, LiLH4 कर सकता था, 2 अल्कोहल्स में तोड़ सकता था इनको रिड्यूस करा के, यहाँ पे नहीं होगा ऐसा। फोर्थ ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है कि टोल्यूइन है CrO3.HG, ओके, ACOAC, नाइस नाइस नाइस, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का तरीका है, और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें, अगर आपको याद हो तो एसिटिक एसिड का कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रोमियम वाला नहीं हो, तो CrO2Cl2 में बनता है, और यहाँ आपके पास CH2 आ जाएगा। उसी के जस्ट नीचे NCERT में रिएक्शन दी जाती है, तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है A एंड D में मिल रहा है। A एंड D कौन सा ऑप्शन है, CDAC, तो थर्ड ऑप्शन 147 का थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बढ़िया। 147 पे आते हैं, कह रहे हैं कि CH3CONH2 Br2 एंड KOH गिव्स CH3NH2, वाह शानदार। ये तो वो हो गई ना कि हमने CH3C डबल बॉन्ड ONH2 के साथ KOH डाला, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से मुझे CH3NH2 मिला, ठीक है। द इंटरमीडिएट, अच्छा अच्छा अच्छा, इंटरमीडिएट की अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो CH3 है, इससे जो हमारा NH एसोसिएटेड है, ये बेस जो है सबसे पहले इसको एक्टिवेट करने के लिए प्रोटॉन ले लेता है। जैसे ही इसने प्रोटॉन लिया, यहाँ हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O के साथ NH नेगेटिव आ गया। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, माइनस इधर आएगा, डबल बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, इस नेगेटिव को आप इधर भेजेंगे, इसको आप ऊपर भेज सकते हो। बट होता क्या है बेसिकली, इस नेगेटिव चार्ज को हम वापस से अंदर बुलाते हैं और नेगेटिव एंड पे आ जाता है, एन पे आके वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि एन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके बाद इसकी रिएक्शन जो है वो Br2 से होती है, याद होगा शायद। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो Br पर अटैक करेगा, इसको हम आगे भेज देते हैं। तो इफ़ आई राइट समथिंग ओवर हियर, जो कि हो जाएगा CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ आ जाता है N, यहाँ आता है ब्रोमीन, और यहाँ क्या आ जाता है H, CH3CONHBr आता है,
CH3CONHBr, एक तो मिल गया। अच्छा, तो क्या दूसरा ब्रोमीन आएगा? नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, हम एक और OH माइनस देते हैं और वो OH माइनस जो है इस H प्लस को निकाल के इनको इधर भेज देता है। मेन स्टेप इसके बाद आएगा। जैसे यहाँ पे क्या आ गया मेरे पे CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर नाइट्रोजन, और फिर नाइट्रोजन के बाद क्या आ गया? ब्रोमीन। नेगेटिव चार्ज इधर आया। अब इसको तुम ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे? ये नेगेटिव, वो ध्यान से देखना, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर अब कोई चारा ही नहीं है तो इस CH3 को तुम्हें निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन दे के, और फिर वो CH3 नाइट्रोजन पे आएगा और ब्रोमीन को निकाल देगा। फिर से सुनो, नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ब्रोमीन के साथ नहीं बना सकता है क्योंकि ऑलरेडी उसकी मोनोवैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ बनाया, ऑलरेडी उसके 4 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड तोड़ के वो जाएगा कहाँ? तो O के साथ तो बॉन्ड तोड़ नहीं सकता क्योंकि उसको वो लीव नहीं कराएगा। अगर बॉन्ड तोड़ेगा, झट से तोड़ा, पट से पकड़ लिया। तो ऑप्शन क्या बच रहा है? मिथाइल शिफ्ट का। तो यहाँ पे CH3 माइनस शिफ्ट हो रही है, एंटी एल्काइल शिफ्ट होती है बेसिकली। तो एल्काइल शिफ्ट हो रही है, फर्स्ट कार्बन से, मतलब फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे हम जा रहे हैं। और जैसे ही CH3 माइनस आया, उसने इस नाइट्रोजन पे अटैक किया। नाइट्रोजन पे क्यों किया? क्योंकि नाइट्रोजन को पास एक लीविंग ग्रुप लगा है जिसे हमने बोला है ब्रोमीन। ब्रोमीन को हमने यहाँ से एग्जिट दिला दी, तो हमारे पास आया OC डबल बॉन्ड N एंड Br। इस रिएक्शन का या पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT को अगर आप देखोगे तो ऐसा मैकेनिज्म, इस तरह का मैकेनिज्म N एल्काइल आइसोसाइनेट का नहीं मिलेगा। फिर आप इस पर क्या डाल देते हो? पानी डाल देते हो। इस पर आप डाल देते हो H3O+। जैसे ही आप इसमें H3O+ डाल देते हो, आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है OC, एक OH इधर आता है, एक OH इधर आता है, ठीक है। ओह सो सॉरी, दिस Br इज़ आउट, माय बैड, दिस Br इज़ आउट। यहाँ पे ये जो CH3 घूम के आया है वो रहेगा, और इधर आपके पास N रहता है, ये CH3 रहता है, और एक हाइड्रोजन जो है आप इधर लगाते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाते हैं। आई होप आप देख पा रहे होंगे कि 2 मोल को पानी डाल के मैंने कैसे, देखो ये पहला वाला पानी डाला, ये दूसरा वाला पानी डाला। अब सोडियम है या पोटेशियम है, उसको तुम H2CO3 के H+ को हटा के K+ लगा दो तो K2CO3 बन जाएगा या Na2CO3 बन जाएगा। और ये आपको क्या दे रहा है? क्या दे रहा है गाइस? 1 डिग्री अमीन। तो ओहो ज़्यादा हो गया, बट एटलीस्ट इसी में मज़ा आती है ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो CH3NCO तुम्हें मिला, ये नहीं मिला, और ये तो मिलेगा नहीं। 2 ब्रोमीन थोड़ी ना आएंगे। दूसरे ब्रोमीन को आने से पहले नाइट्रोजन दूसरे ब्रोमीन पे जाके अटैक करे, उसके पहले ये जो है RDS जो यहाँ पे हो रहा है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, तो अहमदाबाद और बॉम्बे इज़ द राइट ऑप्शन फॉर 148। फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। इसके बाद 148 के बाद हम 149 पे आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही फेवरेट, इजी टू गो चैप्टर है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, मतलब 4 टाइम्स हो रहा है, 4x हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 टू 57। 27 से 57 हो गया टेम्परेचर। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालनी है, राइट। तो अगर मैं इस रिलेशन को यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो रिलेशन देखो हमने पढ़ी है, log K2/K1 इज़ इक्वल टू EA अपॉन, EA जूल में लिख लेना, ये आप जूल में लिख लेंगे 2.303 R। यहाँ पे लिखेंगे T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब समझने वाली बात देखो बच्चों, यहाँ पे ये है कि क्वाड्रपल हो रहा है K, मतलब K2 है वो 4x है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया K2 इज़ 4K, और इसको हम लिख देंगे 1K। ये जूल में अगर हम रखते हैं, और मैंने आपको बताया है नीचे 20 याद कर लो मोटा मोटा। 2.303 R, जूल का R क्या होता है? 8.314। हाँ 8.314 दिया है, वाह वाह, लॉग की वैल्यू भी दी है। बायो वाले बच्चे आप सभी हैं, खुश हो गए होंगे लॉग की वैल्यू देख के। तो मुझे R जो है वो दिया जाता है 8.314, 8 दूनी 16, उधर का 0.3, 16 3 करेंगे तो लगभग लगभग 20 आता है। 20 जूल के आसपास की वैल्यू आप यहाँ रखते हो। T2 माइनस T1 कर लेते हैं चलो। 57 डिग्री को सेल्सियस, और ये क्या है तुम्हारा 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहले टेम्परेचर था ये T1, फिर ये क्या हो गया T2। बढ़ा है टेम्परेचर, बिल्कुल बढ़ा है। ये हो जाएगा 300 केल्विन, कभी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू ना डाल देना वहाँ पे। ये हो जाएगा 300 केल्विन, 27, फिर 37, 47, 57, 30 डिग्री बढ़ा है। तो इधर आप कितना लिख दोगे? 330 केल्विन। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 330 माइनस 300
330 माइनस 300 अपॉन 330 इंटू 300, ठीक है। ये के उड़ गया हमारा। इसके बाद आप देखोगे अगर तो ये आ जाएगा लॉग, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, log 4 इज़ इक्वल टू, ये अकेले करके लिख देता हूँ मैं, चलो ठीक है। अच्छा एक स्टेप बढ़ा देते हैं, log 4 इज़ इक्वल टू ई ए अपॉन 20 इंटू 30 अपॉन 330 इंटू 300। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो चला गया, ये 3 1 जा 1 1 0 आ गया। अब मैं अगर ई ए की वैल्यू लिखता हूँ, log 4 दे दिया गया 0.6020, मतलब 0.603010, तो 6020 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 ऊपर गया, मल्टीप्लाइड बाय 110 गया, मल्टीप्लाइड बाय 300 चला गया, ठीक है। ओके, नाइस नाइस। 1 2 3 से ये पॉइंट उठा के मैं यहाँ लेके आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा 602 इंटू 33 दूनी 66, ये आ गई ई ए की वैल्यू, ठीक है। 6 छंग 36, 38 के आसपास आएगा कुछ। 36 जूल जैसा कुछ है क्या, 36 नहीं नहीं नहीं, रुको जाओ, 1 मिनट, 3 जीरो है इधर, 1 है, तो 36,000 के आसपास आना चाहिए कुछ। किलो जूल में है तो 36 किलो जूल का कुछ दिया है वैल्यू, 36 किलो जूल के आसपास की वैल्यू। ऑप्शंस दूर दूर हैं, हम ये कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप करने भी जाओगे तो आप 602/66 करोगे तो 12 आ जाएगा इधर और 36 आएगा इधर। फिर एक बार और लिख देना 3612, ये आ जाएगा 2 3 7 9, ठीक है। 2 2, ठीक है। वो मैंने एक्चुअली 20 मारा है तो 39,000 आ रहा है, जो 38 के आसपास आ रहा है। अगर तुम वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो तुम 38.04 लाओगे, हालांकि कोई फ़ायदा नहीं है, 36 लाओ या 40 लाओ, नियर बाय वैल्यू 100 यूनिट का फ़र्क रख रही हैं। तो आंसर क्या हो गया, 149 का थर्ड। आई होप आई एम ऑडिबल राइट। तो 149 का थर्ड ऑप्शन सही है। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे, 150 150 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। A set of solution is prepared by using 180 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्वेंट लिया गया है वाटर के फॉर्म में, 180 ग्राम लिया गया है और 10 ग्राम अलग अलग सब्सटेंस लिए गए हैं। ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया। सब कुछ सेम है, मतलब ये भी 10 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम लिया है मैंने और ये भी 10 ग्राम है, ठीक है भाई साहब, ले लिया मैंने। अब कह रहे हैं द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ दीज सोल्यूट। अच्छा, तो आर एल वी पी मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम लिखते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वो क्योंकि नीचे वाला सॉल्यूट जो है वो इग्नोर, अप्रॉक्सीमेट करके हम हटा देते हैं उसको, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ, ऊपर आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम क्या लिख देंगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि आर एल वी पी, तो बदल क्या रहा है फिर, गिवन मोलर, अच्छा ओ, मोलर मास ऑफ ए 100 ग्राम है, बी जो है वो 200 ग्राम है और सी जो है वो 10,000 है। अच्छा, तो हमें मोलर मास ऑफ सल्यूट और आर एल वी पी के बीच में रिश्तेदारी बतानी है। ओके ओके, ए कितने ग्राम है, ए का मोलर मास आ गया 100 ग्राम्स, बी का मोलर मास आ गया 200 ग्राम्स, सी का मोलर मास आ गया 1 2 3 10,000 ग्राम्स। तो ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास मतलब कम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन्वर्स रिलेशन है, दिख रही होगी मेरे ख्याल में। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है यहाँ पे, सी का। तो सबसे कम आर एल वी पी सी का होगा, उससे ज़्यादा बी का होगा और उससे ज़्यादा ए का होगा। सबसे ज़्यादा ए, फिर सबसे ज़्यादा ए, फिर क्या आएगा, बी आएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा, कौन सा मैच कर रहा है, फोर्थ मैच कर रहा है।
तो 150 का क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। आय हाय ऑर्गेनिक। 2 कंपाउंड्स हैं, 2 कंपाउंड है एक्स और वाई, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। चलो सबसे पहला काम होता है डी यू निकालना। C9H10 की डी यू कितनी निकल आएगी? 2C, मतलब 9 दूनी 18 प्लस 2 माइनस 10 बाई 2। 18 प्लस 2 क्या हो गया? 20 माइनस 10 बाई 2 मतलब 5। 5 डी यू, 4 डी यू निकल के आती, तो बेंजीन की रिंग तो है उसमें। इसका मतलब एक बेंजीन की रिंग है तुम्हारे पास। एक बेंजीन की रिंग ने कितनी डी यू कंज्यूम कर ली? 1 2 3 4, 4, और एक डी यू कहीं बाहर है। तोड़ दूं अगर मैं इसको, तो एक पार्ट में जाएगा C6H5, क्या बच गया आगे? 6 3 9, 3 कार्बन बाहर लगे हैं और 5 5 5 हाइड्रोजन्स भी बाहर लगे हैं। 3 5, एक बाहर, यहाँ एक डी यू है। अब ये जो है, ये 4 डी यू इधर आ गई, एक डी यू यहाँ है, तब जाके वो 5 बनी। एक डी यू का मतलब एक पाई बॉन्ड या एक रिंग। 3 की रिंग तो जोड़ नहीं पाओगे तुम बेंजीन से, क्योंकि sp3 होती सारी, sp2 होती है बेंजीन के कार्बन्स, वो डबल बॉन्ड है बाहर इसका मतलब। और ये सभी में डबल बॉन्ड है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2 बंदे हैं, अच्छा, ओ हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के 2 बंदे हैं, मतलब पोजीशन अलग हो सकती है। ओके ठीक है। अगर हमने इनको H2Ni से ट्रीट किया तो मुझे क्या मिल गया? C9H12, 9 दूनी 18, H12 मिल रहा है। इसका मतलब बाहर वाला पाई बॉन्ड तहस नहस हो रहा है, मतलब ये जो बाहर वाला डबल बॉन्ड है डेफिनेटली ये क्या निकल गया? एल्कीन। इससे ये साबित होता है। ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो वो हट बना के जो तोड़ने वाला सीन होता है वो करा दिया, तो 2 बंदे मिले W और S। अच्छा, तो फिर दोनों आइसोमर्स जो हैं वो W और S ही दे रहे हैं। ओके, तो दोनों में पाई बॉन्ड की पोजीशन सेम है, क्योंकि अगर अलग अलग पोजीशन होती तो तुम्हें 2 प्रोडक्ट ना मिलते दोनों के। एक बार ओजोनोसिस कराते हैं एल्कीन का तो 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। मान लो आपके पास एल्कीन है जिसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, तो आपको 2 से ज़्यादा मिलेंगे प्रोडक्ट ओजोनोलिसिस के। तो यहाँ पे ये हम इन्फरेंस दे सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड की पोजीशन है वो सेम है। और भाई डेफिनेटली ओजोनोलिसिस इसीलिए किया जाता है ताकि मैं ये बता सकूं कि पाई बॉन्ड है कहाँ पे। तो अगर मुझे ये बताना है कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट, तो मैं जाऊँगा 1% अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट, या फिर मैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट करूँगा। इससे मैं ये कहूँगा कि डबल बॉन्ड यस सर, नो सर। और अगर मुझे ये बताना है कि डबल बॉन्ड किधर है, तो मैं ओजोनोलिसिस करूँगा। ओजोनोलिसिस में सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब दोनों की दोनों पोजीशंस या दोनों के दोनों एक्स और वाई में सेम पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है। अब कह रहे हैं हॉट कॉन्ग KMnO4। अच्छा, हॉट कॉन्ग KMnO4 में बेंजोइक एसिड मिल गया, मतलब बेंजीन रिंग सिर्फ एक जगह सब्सटीट्यूटेड है। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ बेंजीन रिंग में कहीं ना कहीं कोई एक ही चीज़ लगी है, और ये टर्शरी ब्यूटाइल नहीं हो सकता। अच्छा, 1 2 3, वो तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि DU1 है, तो मोनो सब्सटीट्यूटेड है। तीसरी रिएक्शन से पता चल रहा है कि जो हमारी बेंजीन रिंग है वो मोनो सब्सटीट्यूटेड है। ठीक है भैया। मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन किया गया तो x का ज़्यादा आया, y का कम आया। अच्छा, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग है और उसका मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है। देखो, तो अगर मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग है तो इसका मतलब बेंजीन रिंग में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वो चुपचाप एक ग्रुप की तरह बना बैठा है। कुछ खेल हो रहा है साइड चेन में, साइड चेन में कुछ ऐसा खेल हो रहा है जिसकी वजह से x का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और y का कम है। तो मतलब वो जो डबल बॉन्ड है ना, वो GI दिखा रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमें पता होगा, इससे ये पता चला कि उसने बाहर वाली साइड चेन में खेल हो रहा है। इससे मुझे ये पता चल रहा है अंदर वाले बेंजीन रिंग में कोई खेल नहीं हो रहा। तो x ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रांस है, क्योंकि MP मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है, सिस का कम होता है। तो इसमें तुम्हें पकड़ना है x ट्रांस है और सिस y है। ये तो निकल गया क्योंकि मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है। ये सिस ट्रांस दिखा ही नहीं सकते हैं, तो ये भी बाहर गया ऑप्शन। ये ऑप्शन भी बाहर गया, ये भी सिस ट्रांस नहीं दिखा सकते हैं, ये भी नहीं दिखा सकते हैं। ये दिखा सकते हैं पर इसका जोड़ीदार नहीं दिखा रहा, है ना। वो दिखा सकता है, दोनों दिखाने चाहिए ना।
ये दिखा सकता है, ये दिखा, यही आंसर है। फोर्थ इज द आंसर, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। बाहर डी यू एक आ रही है, ये वाला आपका क्या हो गया, इसे आपने क्या बोल दिया, ट्रांस, ये नीचे वाला क्या हो गया, सिस। तो एक्स जो है वो ट्रांस है, वाई जो है वो सिस है। ठीक है, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। फिर हम आते हैं 152 में, आए है क्या बात है, IUPAC बताना है। तो पहले आप अमीन लिखेंगे, डाई अमीन, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, डाई अमीन, ये तो पहले ही उड़ गया बाहर। डाई अमीन, अच्छा ये भी डाई अमीन, ये भी डाई अमीन, ओ हो। तुम्हें बताया था मैंने कि अमीन्स को याद रखने का तरीका है अम्मी, अम्मी जान कहाँ करती है, कौन कहाँ करती हैं, अम्मी जान कहाँ करती है, तो डबल एम आता है, ये गलत है यहाँ पे। तो अमीन, डाई अमीन, टेट्रा एक्वा, ये भी टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट 3 है क्या इसका, 0 -3, हाँ 3 है क्लोराइड, ये 2 भी गलत है। तो 152 का फोर्थ सही है। तो याद रखेंगे हम कि अम्मी जान कहाँ करती है। ओके, AMM, ऑर्गेनिक में ये सिर्फ M, एक ही M होता है, जब हम NH2 को लिखते हैं तो एक ही M होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को प्यार करने वाले। न्यूक्लियस को कौन प्यार करेगा, जो खुद जो है इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो ये इस कैटेगरी में आ गया। यहाँ सल्फ़र पे लोन पेयर होगा, ये भी डोनेट कर सकता है, ये सल्फ़र भी डोनेट कर सकता है, DMS बोलते हैं इसको। अब ये पाई बॉन्ड है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर आएंगे, ऑक्सीजन भी कर सकता है, ये ऑक्सीजन नहीं कर सकता है, सूडो है। इसमें कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे नाइट्रोजन इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में, तो ये भी नहीं कर सकता। तो कितने हो गए हमारे पास, ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। तो 153 का सही जवाब हो गया 5। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 154। 154 में मुझसे कहा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग 2 मेथड्स। दो मेथड्स हैं, एल्काइल हैलाइड है। जो द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर बनाने का आसान तरीका विलियमसन एल्काइल हैलाइड से तो बना रहे हैं इसमें। हाँ, तो पहले वाले केस में अगर आप देखेंगे CH3 है, ऊपर क्या लगा है CH3, नीचे क्या लगा है CH3, इधर आपने क्या डाल दिया Br, और साथ में हमने क्या डाला है Na+ और MEO नेगेटिव। दूसरे केस में हमने यहाँ पे रखा है CH3 के साथ Br, और फिर यहाँ हमने क्या रखा है, यहाँ हमने रखा है CH3 के साथ कार्बन, ऊपर हमने रखा है कार्बन, नीचे हमने रखा है कार्बन, और इधर हमने रख दिया है O नेगेटिव के साथ Na। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि SN1 और E1 साथ साथ हो रहा होता है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन में और एलिमिनेशन में कंपटीशन होता है। अगर मुझे ईथर्स बनाने हैं तो ईथर बनाने के लिए मुझे क्या कराना है, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन तभी फेवर करता है जब ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करके ब्रोमीन को हटा देगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रेफर नहीं करेगा, यहाँ पे लीविंग ग्रुप तो निकल जाएगा, पर उसी के साथ साथ इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को भी हमें अलविदा कहना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा एल्कीन फॉर्मेशन। तो एल्कीन फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ईथर फॉर्मेशन, जो कि आपका यहाँ होगा एक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के मदद से। सो पहला वाला जो तरीका है वो सही नहीं है, मेथड 1 शुड बी यूज्ड, 2 शुड बी यूज्ड, सेकंड मेथड शुड बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। 154 के बाद हम आते हैं 155 पे। क्वेश्चन नंबर 155 में 2 स्टेटमेंट हैं, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू एन एल्डिहाइड और कीटोन इन्वॉल्व्स प्रोटॉन ट्रांसफर। अच्छा, तो आप मान के चलें इस तरीके के आपके पास एक एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसमें आपने रिएक्शन करा दी है NaHSO3- से। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे दिया होता है S, ये दिया होता है डबल बॉन्ड O, ये होता है O के साथ H, और यहाँ होता है डबल बॉन्ड O। डिस्कशन हुआ था क्लास में, कई बार मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि ऑक्सीजन जो है वो अटैक नहीं करता है, सल्फ़र बीइंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो सल्फ़र जो है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन टूट के ऊपर चला जाएगा। इस तरह के अटैक की वजह से हमें एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे आ जाएगा O पे नेगेटिव, इधर आएगा सल्फ़र जिसमें आप लेके आएंगे डबल बॉन्ड O, और O के साथ आ जाएगा H। अब ये जो प्रोटॉन है इसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ लेता है, इसे हम बोलते हैं H
प्लस ट्रांसफ़र, इस H प्लस ट्रांसफ़र की वजह से आपके पास कार्बन पे O के साथ H आता है इधर सल्फ़र आता है, इधर O पे हमारा नेगेटिव आ जाता है। अब O पे नेगेटिव आना क्यों फेवरेबल है? क्योंकि इस O पे जो नेगेटिव आया है रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखो नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई, उधर वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज नेगेटिव नहीं था, इस वजह से झट से H प्लस ट्रांसफर हुआ। इट्स अ गुड बेस। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे क्या था? लोकलाइज्ड। अगर लोकलाइज्ड है तो पेयर इलेक्ट्रॉन पर डोनेट हो सकता है, डोनेट हो सकता है तो वो एक अच्छा बेस माना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एल्डिहाइड और कीटोन गिव्स अमीन। वाओ, क्या मजाक करते हो मास्टर जी। तो अगर हमारे पास इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन हमने HCN से करा दी, तो भाई मेरे को साइनोहाइड्रीन मिलेगा ना, मुझे कैसे अमीन मिलेगा? तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। तो कहाँ है? फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। सेकंड ऑप्शन सही है आपका। ओके उसके बाद हमारे पास हम 156 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 में हमें कहा गया है कि NiNO3 होल ट्वाइस है, इसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया है। तो हम Ni2+ को डिपॉजिट कराएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाके हमें क्या दे देंगे? वो Ni क्या दे देंगे? Ni। तो 2 फैराडे ऑफ चाहिए मेरे को, 2 फैराडे से हम 1 मोल ऑफ निकल को डिपॉजिट कर पाएंगे। अगर हमें यहाँ पे 0.1 फैराडे दे दिया गया, मतलब 1 फैराडे के लिए कितने मोल हो जाएंगे? हाफ मोल। और अगर हम यहाँ पे 0.1 फैराडे लेके आते हैं तो 0.1 बाई 2 मोल्स आ जाएंगे। और 0.1 बाई 2 का मतलब 1/20, 1/20 0.5, 0.5, 0.05 मोल्स ऑफ निकल डिपॉजिट होगा। 0.05 इज ऑप्शन नंबर 1। सो 156 का सही आंसर क्या आ रहा है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन आया 0.05। फिर हम आते हैं 157 पे। क्वेश्चन नंबर 157 में मुझसे कहा जा रहा है कि 2 स्टेटमेंट दी गई हैं आपको। H2TE इज मोर एसिडिक देन H2S। अच्छा, आप देखें तो ये है ओस से टी, ओस से टी ओ, ठीक है। अगर मैं पता करता हूँ यहाँ पे कि भाई किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो भाई जो जल्दी प्रोटॉन दे देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अच्छा, जल्दी प्रोटॉन कौन देगा? आप देखें तो H और O के बीच का बॉन्ड जल्दी टूटा तो जल्दी प्रोटॉन वो दे देगा। अगर पोलोनियम और H के बीच का बॉन्ड जल्दी टूटा तो जल्दी वो दे देगा। तो बेसिकली जो बॉन्ड है सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के बीच में, अगर वो कमज़ोर है तो वो जल्दी प्रोटॉन देगा, जल्दी प्रोटॉन देगा तो वो एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। अब सेंट्रल एटम की बात करें तो सेंट्रल एटम, ऐसा ही क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ पे आया था पिछले पेपर में, याद करो। सेम रीज़न, सेम लॉजिक से हमने वहाँ भी अप्रोच किया था। तो सेंट्रल एटम अगर हमारा बड़ा है तो साइड वाले एटम के साथ साइज डिफरेंस बढ़ जाता है। इधर से इधर अगर मैं जा रहा हूँ तो जो तुम्हारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा। अगर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, टर्मिनल एटम सेम रह रहा है, सेंट्रल एटम का अगर हमारा साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा? तो जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ है H और सेंट्रल एटम का, वो हो जाएगा कमज़ोर। बॉन्ड कमज़ोर हो गया तो H+ डोनेशन फास्टर होगा, H+ डोनेशन फास्टर होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यही रीज़न बेसिक्स है भाई। कोई भी दे दे तुमको बॉन्ड तोड़ के, बॉन्ड तोड़ के अगर H+ दिए जा रहे हैं तो वो अच्छा एसिड है, बॉन्ड तोड़ के अगर OH- दिए जा रहे हैं तो वो एक अच्छा बेस है, राइट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के टर्म्स में इनको रिलेट करूं तो इस तरीके से एक ट्रेंड आ जाएगा, आप ये मान सकते हैं। तो H2TE मतलब H2TE इज मोर एसिडिक देन H2S, ठीक है। तो H2TE इज मोर एसिडिक, बात तो सही है। तो दिस इज व्हाट ट्रू, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2TE इज लोअर देन H2S। ओके, तो जल्दी से मैंने H2TE तोड़ा तो राइट, करेक्ट, वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो 157 का हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। फिर हम आते हैं 158 पे। क्वेश्चन नंबर 158 में मुझसे कहा जा रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। MnO2 में ये Mn+7 है। MnO2 इज एन ऑयल, MnO2 इज एन ऑयल एट रूम टेम्परेचर, ऑयल एट रूम टेम्परेचर। हाँ यार, बात तो सही है।
वो लिक्विड स्टेट में रहता है MnO2, ठीक है। फिर V2O4 रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव VO2 प्लस, VO2 प्लस। V2O4 जो है उसको अगर हम एक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, और अगर हम एक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 8 का आधा 4, 4 + 4 आ जाएगा, तो H+ से रिएक्शन होगी तो ये आ जाएगा VO2 + 2, तो 4 2 2 में तो भाई नहीं जाने वाला, ये VO2 प्लस में स्कोप है जाने का। 4, 1 मिनट, -4 2, नहीं VO2 2+ में तो नहीं जाएगा, ये VO2 प्लस में जाता है, तो ये फॉल्स है। CRO इज़ बेसिक इन नेचर। CRO की अगर हम बात करते हैं तो क्रोमियम +2 में है। आपको पता होना चाहिए कि मेटल में अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे आप हैं तो आप एक अच्छे जो है एसिड कहलाएंगे, क्योंकि लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पर जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, और आपकी जो ऑक्साइड होगी वो एसिडिक ऑक्साइड होगी। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आप बेसिक ऑक्साइड कहलाते हैं, मतलब बात अब तुम्हारी सत्य है, सही है। V2O5 डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, V2O5 डज नॉट, V2O5 तो दोनों से रिएक्ट करता है, एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी करता है, तो V2O5 डज नॉट रिएक्ट विद एसिड इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो सत्य क्या क्या है इसमें, अहमदाबाद सत्य है और चेन्नई सत्य है, ए और सी इज राइट। मिस्टर मक्खी जा क्यों आ रहे हो यहाँ पे। फिर हम आते हैं 159 पे। क्वेश्चन नंबर 159 पे कहा जा रहा है कि NO3- आयन कैन नॉट, ध्यान दीजिए, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ब्राउन रिंग टेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ NO3- आयन। अच्छा, ब्राउन रिंग टेस्ट आपने देखा होगा कि जो हम NO3- की रिएक्शन FeSO4 से कराते हैं और उसमें हम कॉन्क H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्क H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, तो NO गैस निकलती है और फिर वो NO गैस जो है वो कॉम्प्लेक्स बना लेती है जो ब्राउन कलर का होता है। अब इसमें क्या है कि अगर NO3 ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे, NO3 ऑलरेडी मौजूद, NO2 सॉरी, NO2- ऑलरेडी अगर वहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो तुम्हारा 4 5 ओके, जो तुम्हारा ये है ना कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, वो इसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, NO3- में। तो अगर तुम नाइट्रेट का टेस्ट कर रहे हो और तुम्हारे पास ऑलरेडी NO2- है, तो वो NO2- NO3 बनाएगा और वही NO3 NO गैस रिलीज करवा देगा। मतलब ये दोनों लोग अगर एक साथ हैं तो इनका चेक नहीं कर पाओगे तुम, NO3- आयन कैन नॉट बी डिटेक्टेड। हाँ, क्योंकि डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं ना, वो दोनों एक साथ मौजूद रह सकते हैं, इंटरफेयरिंग आयंस बोलते हैं। तभी ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे सॉल्ट में दोनों तरह के एनायंस हैं तो पहले तुम NO2- को हटाओ, उसके बाद NO3 का टेस्ट करो। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारी ट्रू है, स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड है बोथ NO2- एंड NO3- इवॉल्व्स ब्राउन NO2 गैस विद कॉन्क H2SO4। अच्छा, तो वो जो हम टेस्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड वाले टेस्ट, उसमें अगर हमारे पास NO3- होता है जिसकी रिएक्शन हमने कॉन्क HNO3 से करानी होती है, जिससे NO2 ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं और उन ब्राउन फ्यूम्स को इंटेंसिफाई करा जाता है, राइट। उसके बाद अगर हमारे पास NO2- है, NO2- है जिसकी हम डाइल्यूट, HNO3 क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो हमें कैसे फ्यूम्स मिलते हैं, तो भी हमें मिलते हैं ब्राउन। तो कॉन्ग के साथ NO3 देता है, डाइल्यूट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड देता है। पर जो सीक्वेंस है तुम उसका ध्यान रखना, सीक्वेंस पहले डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर ब्राउन फ्यूम्स निकल गए तो कॉन्सनट्रेटेड में निकलेंगे, 100% निकलेंगे। तो ये जो रीज़न है ये रीज़न भी ट्रू है कि अगर आपके पहले, क्योंकि तुम्हें NO3- का नहीं करना है, पहले तुम करोगे NO2- का टेस्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाला पहले होगा, ठीक है, राइट। नहीं, ये इधर डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट आप करते हैं तो NO2- होता है, हाँ ठीक बात है। कॉन्सनट्रेटेड का अगर आप करते हैं तो NO3- होता है,
दोनों से ब्राउन फ्यूम्स निकल सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की बात की जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि कॉन्ग से कैसे निकल गया, भाई ये तो करता करता है कॉन्सेंट्रेटेड, तो दोनों की रिएक्टिविटी बढ़ा देगा ना। मान लो रिएक्टेंट जो है तुम्हारा कम रिएक्टिव है, आपने रिएजेंट स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लिया, तो वो जो कम रिएक्टिव रिएक्टेंट है वो भी रिएक्ट करेगा, और ज़्यादा रिएक्टिव तो कर ही रहा था वो तो करेगा ही करेगा। इस लॉजिक से भी आप समझ सकते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, पर क्या ये इसके सही जवाब हैं? एक्सप्लेनेशन की बात अगर हम कर लें, नहीं भाई, यहाँ NO2 गैस निकल रही है। NO2 गैस निकलने का ब्राउन रिंग से मतलब नहीं है, ये ब्राउन रिंग में NO निकलता है जो कन्वर्ट होता है, पर यहाँ NO2 गैस निकल रही है। रीज़न सही नहीं है, असर्शन रीज़न सही है, पर रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है सही से। तो 159 के बाद हम आते हैं 160 पे। 160 पे हमें कहा गया कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है C7H6O2। C7H6O2, इसकी ड्यू निकालने तो 7 टू जा 14 प्लस 2 माइनस 6/2, 14 2 16, 10/2 मतलब 5, 5 मतलब बेंजीन की रिंग है। 4 प्लस 1 में तोड़ सकते हो, 4 प्लस 1 में तोड़ सकते हो। तो अगर हमने 4 प्लस 1 को इसमें तोड़ा तो देखो ये तो भाई तुम्हारा चला गया बाहर। 1 2 3, 3 ड्यू ही नहीं सेटिस्फाई हो रही है। aromatic compound A having molecular formula this on treating with aqueous ammonia। ओके, अमोनिया से हमने ट्रीट किया है, इसको हमने A बोला, इसको मैंने ट्रीट किया NH3 से, इसको मैंने ट्रीट किया NH3 से और हीट किया ताकि मुझे क्या मिल जाए, B मिल जाए। B क्या है खुदा जाने। कंपाउंड B ऑन रिएक्शन विद मॉलिक्यूलर ब्रोमीन, फिर हमने B की रिएक्शन मॉलिक्यूलर ब्रोमीन से करा दी, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आया है, ये तो ब्रोमामाइड हो गया। क्या ये अमाइड है, देखते हैं जरा। प्रोवाइड्स अ कंपाउंड सी हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7, C6H7N, इसकी डी यू निकालो जरा। C6H7 6 दूनी 12 प्लस 2 माइनस 7/2 14 माइनस 7 7 7 कैसे आ गया, नाइट्रोजन भी आएगा ना, -1। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैलोजन माइनस होते हैं, डी यू का फॉर्मूला होता है कि 2C+2 माइनस H माइनस एक्स प्लस N अपॉन 2, तो 1 प्लस हो जाएगा। तो 12 13 14 15 माइनस 7/2, 15 माइनस 7/2 मतलब 4, 4 डी यू आ रही है। 4, अच्छा एक डी यू कम हो गई, वाओ, डी यू कम हो गई मतलब ये बेंजीन की रिंग है, इसमें बेंजीन की रिंग है, उसने 4 डी यू कंज्यूम कर ली। C6H5 2 हाइड्रोजन NH2, एनिलीन है ये डिकोड करना आना चाहिए आपको। ये एनिलीन है C6H7N। अब Br2KOH से एनिलीन मिल रहा है मतलब ये क्या है, अमाइड। ये क्या होना चाहिए था, अमाइड। तो अमाइड होगा तो बेंजीन की रिंग के साथ एक C डबल बॉन्ड O NH2 होना चाहिए। ये B बॉम्बे हो गया, तो A क्या होगा, एसिड, क्योंकि एसिड में OH हटा के NH2 लगाते हैं जब हम NH3 से रिएक्शन कराएंगे। तो ये होना चाहिए था 6 मेंबर का रिंग और C डबल बॉन्ड O के साथ OH, C डबल बॉन्ड O के साथ OH। तो बताना क्या है मुझे, A बताना है ना, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन तुमने अमोनिया से कराई हाई टेम्परेचर पे, तो OH हटा NH2 आया, अमाइड बना, B बॉम्बे अमाइड बना। अमाइड की रिएक्शन Br2KOH से कराए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, CO निकल गई, अमीन मिल गया। शानदार, 160 का जवाब है चौथा ऑप्शन। फिर हम आते हैं 161 पे। 161 में मुझसे कहा जा रहा है कि C6H5NO2 है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हमने कराई SnHCl, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो NO2 को क्या बना देगा वो, NH2। तो A क्या हो जाएगा आपके पास, A हो जाएगा बेंजीन की रिंग और साथ में यहाँ हम क्या लगा देंगे, NH2। ये हो गया A। इसकी रिएक्शन मैंने C6H5N2Cl, आया है डाई एजोटाइजेशन नाम की चीज़ आपको याद होगी शायद, N2 प्लस Cl-, तो पैरा पोजीशन पे हम इसको बुला देंगे। यहाँ पे हम 6 मेंबर की रिंग लगाएंगे, N आएगा, डबल बॉन्ड N आएगा, फिर यहाँ पे आपके पास 6 मेंबर की रिंग आएगी और फिर इधर क्या आ जाएगा, NH2। कलर अगर आप देखेंगे तो येलो कलर कंपाउंड है, डाई बन रही है, डाई बन रही है। सही जवाब अगर आप देखेंगे तो यही है, ये ऑर्थो पे आ रहा है, तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो 161 का सही ऑप्शन हो गया फर्स्ट। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है।
सुंदर सा प्यारा सा सुशील क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग ग्राफ दिया गया है मुझे, रेट टाइम दिया है, टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है। कॉन्सेंट्रेशन टाइम का क्या करूँगा मैं? अच्छा, रेट कॉन्सेंट्रेशन दिया है। चूज़ द ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो, ऑर्डर बताना है। ठीक है, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अरे यार मेरी चाय ना गिर जाए। कैसे हो जाएगा ज़रा देखिए। रेट टाइम में कोई रिलेशन है ही नहीं, मतलब टाइम चाहे जितना बढ़ा हो रेट जितना था उतना ही रह रहा है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि रेट इज़ इक्वल टू के, रेट इज़ इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ज़ीरो। कोई रिलेशन नहीं है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये वैलिड है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन में? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में। दूसरा टी हाफ जरा देखते हैं ज़ीरो ऑर्डर का क्या होता है। टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के। ये रिलेशन देखोगे तो इंटरसेप्ट ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का सीधा रिलेशन है, ये भी ज़ीरो ऑर्डर है। तो ये बी वाला भी क्या हो गया? थर्ड ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो ये तो रिएक्टेंट है किसी का भी, तो जनरल ग्राफ हो गया। कॉन्सेंट्रेशन टाइम है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टाइम में डिपेंडेंट, अच्छा, ओ हो, तो समय बढ़ रहा है पर कॉन्सेंट्रेशन जैसी थी वैसी है, न ज़ीरो न वन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है ना रेट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो। फिर यहाँ है रेट और कॉन्सेंट्रेशन में सीधा रिलेशन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं रेट इज़ इक्वल टू, इसमें तो ये फिट नहीं बैठेगा, के इंटू ए की पावर वन। इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स, ओरिजिन से निकल रहा है सीधे जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन है बी डी ज़ीरो ऑर्डर है, नहीं। ए बी ज़ीरो ऑर्डर है, हाँ है। सी और ई फर्स्ट ऑर्डर है, सी फर्स्ट ऑर्डर है, सी फर्स्ट ऑर्डर थोड़ी ना होगा। थर्ड है ए बी ज़ीरो ऑर्डर, ई फर्स्ट ऑर्डर, यस थर्ड ऑप्शन इज राइट, थर्ड ऑप्शन इज राइट। 162 के बाद हम जाते हैं 163 पे। 163 पे हमें कहा जा रहा है कि सॉलिबिलिटी हमें दी गई है कि गैस की, सॉलिबिलिटी हमें दी गई है एक गैस की जिसमें है 0.5 ग्राम पर लीटर एट 1 बार। सॉलिबिलिटी 3 बार पे निकालना। तो इधर अगर आप देखेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, ये सॉलिबिलिटी कह लो। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रेशर अपॉन सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू अनदर प्रेशर अपॉन अनदर सॉलिबिलिटी। तो प्रेशर कितना दे दिया गया है पहले हमें? 1 बार पर सॉलिबिलिटी आ रही है 0.5 ग्राम पर लीटर। अब इधर दूसरे में प्रेशर क्या आ जाएगा? 3 बार, और सॉलिबिलिटी फिर कितनी आ जाएगी पता नहीं, यही निकालना है। तो S कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0.5 मतलब 1.5, तो 1.5 ग्राम पर लीटर आना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन है 163 का। फिर हम आते हैं 29 पे। 29 पे एक रिएक्शन दी गई है मुझे। इस रिएक्शन में हमने एक इथाइन लिया है जिसका NaNH2, अच्छा NaNH2 लिक्विड अमोनिया, NH2 माइनस एक बेस है, वो इसको निकाल लेगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C पे नेगेटिव, ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को निकाल देगा। तो जो X है वो बनेगा CH3, फिर CH3 के बाद CH2 पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना तुम्हारा X, ठीक है। फिर वापस से NaNH2 के साथ रिएक्शन कराई गई है। वापस से जब हम NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे तो इस पे H को मैं हटा दूंगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C पे नेगेटिव। उसके बाद हमारे पे नीचे लिखा हुआ है CH3 CH2 Br। अब यही नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा और ब्रोमीन को निकाल के फेंक देगा। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से वो मुझे मिलेगा CH3, फिर CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर आएगा CH2 और फिर आ जाएगा CH3। ये हो गया Y। X मिल गया हमें, और क्या मिल गया हमें? Y मिल गया। सो X का नाम क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूट 1 आइन, और इनका नाम क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3 आइन। सो 164 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। फिर हम आते हैं 164 के बाद 165 पे। 165 पे मुझसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 3 स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म। 3 स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म, स्टीरियोआइसोमर्स बताना है।
तो हमारे पास जो कंपाउंड होने चाहिए उसमें सिस मिलना चाहिए और हमें क्या मिलना चाहिए, ट्रांस या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलनी चाहिए। इसमें आप देखिए पहले नंबर पे, पहले नंबर वाला है MA3B3 है, ये फेशियल मेरिडोनियल दे सकता है, ये फेशियल मेरिडोनियल दे सकता है, ये आपको क्योंकि NO3 है तो वो दे सकता है, क्या बोलते हैं उसे, एम्बीडेंटेट वाला लिंकेज आइसोमेरिज्म, पर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आएगा। मुझसे पूछा है स्टीरियो वाला बताओ, तो ये कुछ नहीं देगा तुमको, ठीक है। इनकी अगर हम बात कर लें तो ये ऑप्टिकल देगा, ये ऑप्टिकल देगा, और वो कैसा देगा ऑप्टिकल, इस तरीके से आप अगर ऑक्सलेट बनाते हो तो जैसे ये O, ये एक ऑक्सलेट इधर लगा दिया, एक ऑक्सलेट, एक ऑक्सलेट इधर लगा दिया, ये वो दे सकता है आपको D और L, दो देगा ये, DL दो मिलेंगे इधर। फिर है COCl2C2O4, नाइस नाइस नाइस। इसमें अगर मैं बनाऊँ आपके सामने तो इधर से आपने 6 बॉन्ड्स बनाए, एक बार आपने Cl ऊपर रखा, एक नीचे रखा, और एक बार आपने जो है Cl ऊपर रखा और इधर रख दिया। ये दो केसेस आपके सामने बनते हैं। इधर हमने क्या लगाया है, ऑक्सलेट लगाया है, ठीक है ऑक्सलेट लगा देते हैं। तो O डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, इधर लगाया O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इनको मैं क्या नाम दूंगा, इनको मैं नाम दूंगा ट्रांस, उसको मैं नाम दूंगा सिस। अच्छा इसको थोड़ा सा आगे अगर कर दें तो ये आ जाएगा O, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, फिर ये क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O, फिर ये आएगा O, और फिर ये आएगा डबल बॉन्ड O के साथ डबल बॉन्ड O। तो इधर अगर आप ध्यान दो, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इस लाइन से, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इस लाइन। ये क्या है तुम्हारा ट्रांस, ट्रांस है तो पॉज है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सिस है, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, इसमें D और L दो मिलेंगे, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। इसमें कितने मिल गए तुमको, 3। सिमिलरली आपके सामने COBrClEn ट्वाइस, सेम कैटेगरी में आएगा ये। एक EN यहाँ लगाया, एक EN यहाँ लगाया, ऊपर क्या लगा दिया तुमने, ब्रोमीन, नीचे लगा दिया क्लोरीन, तो एक सिस हो गया। जैसे ये जो बनाया हुआ है वो हो जाएगा ट्रांस, उसमें एक आएगा सिर्फ क्योंकि पॉस है, बीच से काट दोगे। जब तुमने एक ब्रोमीन इधर रखा, क्लोरीन इधर रखा, तो ये हो गया तुम्हारा सिस, और सिस में तुम्हें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस मिलती हैं, तो एक D मिलेगा और एक L मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें कितने देखने को मिलेंगे, 3। तो थर्ड में और फोर्थ में 3 स्टीरियो आइसोमर्स है, ध्यान रखना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स मुझसे नहीं कहा गया है कि 3 बताओ। सो थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। 165 के बाद हम आते हैं 166 पे। 166 पे कहा जा रहा है द कंपाउंड विच विल हैव लोवेस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो बंदा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक, तो EWG होने चाहिए। तो ये जो NO2 है ये माइनस M लगा रहा है कौन सा, ऑर्थो वाला, ये माइनस M लगा रहा है पैरा वाला, ये माइनस M लगा रहा है मेचा वाला, यहाँ पे ये लगा रहा है ऑर्थो का माइनस M और नीचे लग रहा है पैरा का माइनस M। तो माइनस M वाले लोग नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ऑर्थो पे मेटा पे, ऑर्थो पे पैरा पे इक्वल माइनस M लगता है, पर मेटा पे तो लग ही नहीं सकता है। आपको मैंने बताया है कि मेटा पोजीशन पे मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट मांगलिक होता है। क्या होता है, मांगलिक होता है। क्योंकि वो मांगलिक है इस वजह से वहाँ लगेगा ही नहीं, तो इसमें विदड्रॉ ही नहीं हो पा रहा है। अगर ये विदड्रॉ नहीं हो पा रहे हैं, बाकी तीनों में तो विदड्रॉ हो रहे हैं, एक माइनस M, एक माइनस M, दो माइनस M। यहाँ पे माइनस M लगेगा नहीं, यहाँ लगेगा -I मेटा वाला। तो यहाँ सबसे कम विदड्रॉ हो रहा है, सबसे कम विदड्रॉ होना मतलब ये सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक है, तो सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसका। फिर हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पे। 167 पे कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A जिसका फॉर्मूला है C6H6O, ठीक है, गिव्स अ सूटी फ्लेम, मतलब इसको जलाया मैंने, सूटी फ्लेम मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड काला धुआं सूटी फ्लेम देते हैं। इट्स रिएक्शन विद ब्रोमीन सोल्यूशन विद लो पोलैरिटी सॉल्वेंट, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट, अच्छा
रिजल्ट इन हाई यील्ड ऑफ सम कंपाउंड, कुछ तो मिला है मेरे को, वो बी है। ओके इसकी डी निकालेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 2 माइनस 6, ऑक्सीजन को इग्नोर करते हैं, बाई 2, तो 6 7 8 बाई 2 4 डी यू है, बेंजीन की रिंग है इसमें। आप बेटे घर जाएं, डी यू ज़रूरी है यार, डी यू बहुत ज़रूरी है। डी यू से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे 4 से ऊपर के डी यू, देखो मैं खुद ही लगा रहा हूँ डी यू हर जगह। यही चीज़ें आपको ऐसे ABCD टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगी। ओके तो डी यू हमारे पास आ गई 4, इट्स रिएक्शन विद ब्रोमीन सोल्यूशन। बाकी जरा देख लें, तो बेटे आप भी चले जाओ, 2 ऑप्शन बचे हैं। इसका क्या मतलब है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही बात है। इसका मतलब पता क्या हो गया, फिनॉल है ये। फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ, किससे कराता हूँ, ब्रोमीन से। अगर नॉर्मल सॉल्वेंट में कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आता है, YPPT होते हैं। पर ये कह रहे हैं कि लो पोलैरिटी सॉल्वेंट, जैसे लो पोलैरिटी सॉल्वेंट के फॉर्म में तुम DMS डाईमिथाइल सल्फाइड ले सकते हो, है ना, इनकी पोलैरिटी कम हो। इनसे रिएक्शन कराते हैं तो एक तो तुमको मोनोब्रोमिनेशन होता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब एक बंदा पैरा पोजीशन पे आएगा और एक बंदा कहाँ आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। कहाँ आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। पैरा पे आने वाला मेजर होता है, इस वजह से थर्ड सही ऑप्शन है, पैरा वाला मेजर होता है क्योंकि क्राउडिंग कम है। ठीक है 167 के बाद हम आते हैं 168 पे। 168 पे कह रहे हैं विच द कंपाउंड विल नॉट गिव, कौन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है, वाओ 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 वाओ। टॉलेंस टेस्ट कौन नहीं देगा, टॉलेंस टेस्ट वो नहीं देगा जहाँ पे इस चीज़ की संभावनाएं ना हो कि वो किसी तरीके से एल्डिहाइडिक ग्रुप अपने पास रखता है। जैसे कॉमन सा माना जाता है कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है और वो किसी एल्काइल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, तो वो पहले, मतलब अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है, तो पहले वो जो है बना देता है आपका हेमी एसिटाल, और हेमी एसिटाल जो है वो एसिटाल बना देता है, तो हेमी एसिटाल देते हैं। तो अगर हमारे पास, हालांकि देखो ये जो सब डाइमर्स हैं, कहीं हेमी एसिटाल है अगर तो वो टॉलेंस देगा। अगर हेमी एसिटाल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो टॉलेंस नहीं देगा। गौर से देखिए, हेमी एसिटाल ग्रुप्स आपको समझ में आने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एक तरीके का आपका एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने R प्राइम OH से करा दी, तो यहाँ पे आ गया H, फिर C, फिर R, इधर आ गया OH और इधर आ गया OR प्राइम, इसे हेमी एसिटाल बोलते हैं। ये ढूंढो, ये मिला अगर, ये अगर मिल गया तो टॉलेंस टेस्ट है। फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, थर्ड में देखते हैं, थर्ड में नहीं है। तो यहाँ पे आपको हेमी एसिटाल ग्रुप नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी है देखो, ठीक है। तो हेमी एसिटाल ग्रुप नहीं है, इस वजह से आपको टॉलेंस नहीं मिलेगा। फिर हम आते हैं 169 पे। 169 पे कहा गया है कि 4 तरह के सेल है, हाफ सेल का SRP वैल्यू दिया गया है, बताना है कौन सा सेल सबसे ज़्यादा नेगेटिव ई सेल। ओके तो डेल्टा G नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, -NFE0 सेल। मुझसे पूछा है सबसे नेगेटिव डेल्टा G, सबसे नेगेटिव डेल्टा G का मतलब है सबसे पॉजिटिव ई सेल। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें ई सेल निकालना है किसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। और ई सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, E0 सेल बराबर SRP, E0 सेल बराबर SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। ठीक है चलो लिखते हैं जरा, यहाँ पे कैथोड क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है, -2.37, माइनस सिल्वर की क्या है, ये सब क्या है, SRP तो है, हाँ है, सिल्वर इज़ -0.80, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 7 8 9 10 11 3.17 माइनस में आई। इधर सिल्वर की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.80 दिया गया है सिल्वर, और कॉपर जो है मुझे दिया गया है 0.34, -0.34, तो इसको हम माइनस करेंगे तो 6 दिया 40 बना, 40 प्लस 0.46 वोल्ट आ जाएगी। इधर सिल्वर की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.80, माइनस जिंक की वैल्यू कितनी दी गई है, -76, -0.76, बेसिकली ऐड करना है इसको, ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 7 दूनी 14 15, 1.56 वोल्ट आएगा, और ये वैल्यू प्लस में आएगी। इधर मैग्नीशियम को लिखना है मेरे को, मैग्नीशियम कितना है, -2.37
-2.37 में माइनस कर देंगे हम जिंक को, और जिंक की वैल्यू हो जाएगी -0.76। तो ये वैल्यू ऐड होगी, ऐड बस में माइनस करना है, 2.37 प्लस 0.76, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, नेगेटिव नेगेटिव 1.6 के आसपास की जाएगी। तो मुझे चाहिए सबसे पॉजिटिव वैल्यू किसकी आ रही है, इस वाले केस की, इस ये वाला केस मतलब 1 2 3, थर्ड ऑप्शन। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एसआरपी का मतलब है सबसे ज़्यादा नेगेटिव डेल्टा जी, सबसे ज़्यादा नेगेटिव डेल्टा जी ही वो पूछ रहा है। 169 के बाद हम आते हैं 170 पे। 170 में कह रहे हैं, असर्शन दिया है फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। ये सत्य है, लास्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन था HOX वाला। फ्लोरीन हैज़ स्मॉलेस्ट साइज, बिल्कुल सही बात है। ऑल हैलोजन आटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी सही है, दोनों सही हैं और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो 170 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। फिर हम आते हैं 71 पे। 71 पे कह रहे हैं यूरोपियम, ओके। EU की कन्फिग्रेशन बीच वाला नंबर होता है, तो यह जाता है आपका 654F7 6S2। निकालने कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो EU+2 हो जाता है 4F7। तो 4F7 उसकी कन्फिग्रेशन हो गई है 171 की। फिर हम आते हैं 172 पे। 172 सॉल्ट एनालिसिस, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टैबुलेटेड फॉर्म में दिए गए वैल्यूज़। एक तरफ आपको ग्रुप रिएजेंट है, एक तरफ बताना है कि उसमें कौन सा कैटायन फॉल करता है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन किस तरह से प्रेसिपिटेट होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम AlOH होल थ्राइस के वाइट जेलेटिनस PPT देता है, तो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में कौन लेके आएगा, यही लेके आएगा। तो A को थर्ड से मिलाना है, अच्छा नीचे भी थर्ड है, तो इसको आप कहें अलविदा, इसको आप कहें अलविदा, ओके। उसके बाद PB जो है वो दोनों में आता है एक्चुअली। PB पहले में भी आता है, क्लोराइड और सल्फाइड दोनों फॉर्म में जाएगा, तो PB को थोड़ा दूर रखो। मैंगनीज का आपको पता होना चाहिए कि मैंगनीज MnS का PPT आता है, बफ कलर का PPT होता है ये। अब ये बफ कलर क्या होता है, रेत का कलर जो होता है ना। बफ, पफ खाया है, पफ, तो बफ इज द कलर ऑफ पफ, वाह। तो सल्फाइड किससे निकल रहा है, C से। C को आप फर्स्ट से मैच करा देंगे, फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। D जो है वो क्लोराइड से जाएगा और कार्बोनेट स्ट्रॉन्शियम पे जाता है, तो 172 का सही जवाब हो गया फर्स्ट। तो MnS को याद रखना, बफ कलर होता है। फिर हम आते हैं 173 पे। 173 पे कह रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट बताइए। तो सबसे पहले पानी डालना है, ऑक्साइड कराना है और ये करा देना। अच्छा, डबल बॉन्ड है, पानी डालेंगे तो पाई बॉन्ड तोड़ के हमें MR को स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, और पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, तो इधर OH आ गया, ये तुम्हारा हाइड्रोजन आ गया, तो 2 डिग्री अल्कोहल बना। 2 डिग्री अल्कोहल का CrO3 ऑक्सीडेशन कराते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल आपको क्या दे देगा, कीटोन, कीटोन देगा। यहाँ C डबल बॉन्ड O के साथ क्या आ जाएगा, CH3। इसके बाद NH2NH2 KOH रिडक्शन कराते हैं, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने का तरीका हुआ। कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोजन में, जस्ट सॉरी समवन इम्पोर्टेंट कॉल वाज देयर। तो इस कीटोन को हम कन्वर्ट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे हाइड्रोकार्बन में, तो यहाँ आपके पास 6 मेंबर की रिंग आ जाएगी, और फिर ये CH2 के साथ क्या आ जाएगा, CH3। तो हमारे को लास्ट में फोर्थ मिलेगा। 173 का फोर्थ ऑप्शन सही है। आई होप मैं सुनाई दे रहा हूँ, ओके। 173 के बाद हम आते हैं 174 पे। 174 में मुझसे कहा गया है विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग रिएक्शन कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट। अच्छा, इसके साथ HNO3 का रिएक्शन तुमको याद होगा, NH2 पे प्रोटॉन आ जाता है, NH3 बन जाता है। तो हमने उम्मीद क्या करी थी कि NH2 जो है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो एक बार आप अपना NO2 लेके आओगे ऑर्थो पे, और एक बार आप NO2 को लेके आओगे किस पे, पैरा पे। फिर क्योंकि NH2 एक प्रोटॉन गेन करके NH3 प्लस बना लेता है, इस वजह से मेटा पे भी चीज़ें, क्योंकि फिर वो जैसे NH2 है, NH2 ने प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन लेने के बाद उसने बनाया NH3 प्लस। NH3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हुआ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है तो वो मेटा पोजिशन को एक्टिवेट करता है, इस वजह से जो NO2 है वो मेटा पोजिशन पे भी आएगा। तो हमने उम्मीद ये करी थी कि ये जो है मेजर अमाउंट में बनना चाहिए, बनता है। शगन का लिफाफा 51% बनता है पैरा।
और ये बन जाता है 47% और ये बन जाता है 7-8-2% के आसपास ये बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। हमसे कह रहा है ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन एंड पैरा नाइट्रोएनिलीन आर प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट। नो, पैरा नाइट्रोएनिलीन एंड मेटा नाइट्रोएनिलीन ये सत्य है। 51-47 कोई मानेंगे प्रीडोमिनेंट, वो तो कम हो जाएगा। HNO3 इज एक्टिंग एज एन एसिड या H2SO4? ओके, देखो रिएक्शन क्या होती है कि ये जो H2SO4 है ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने रहता है। इस H2SO4 के साथ आप HNO3 को रखते हो कुछ ऐसा। इसमें इफ़ यू सी केयरफुली, जो प्रोटॉन है वो ये भाई साहब देते हैं ताकि इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाए, ये जो प्रोटॉन है ये ऑक्सीजन ले लेता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है HNO3+ और फिर ये H पे प्लस आएगा, यहाँ आ जाएगा N, डबल बॉन्ड O के साथ O आ जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये आपके ऊपर चले जाते हैं। इनके ऊपर जाने से अब ये NO2+ बन गया, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया H2O और साथ में हमने क्या निकाल दिया NO2+। ठीक है, तो भाई इज डोनेटिंग H+ एंड भाई इज एक्सेप्टिंग H+। तो ये क्या हो जाएंगे एसिड और ये क्या हो जाएंगे बेस। तो HNO3 इज एक्टिंग एज एन एसिड? नो। H2SO4 is acting as an acid? Yes. Bombay, Chennai is right. Bombay, Chennai, Bombay, Chennai. Fourth is right. तो 174 का सही ऑप्शन क्या है? बॉम्बे और एक मिनट, चेन्नई की बोल दिया मैंने, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, बी डी सही है, बी डी हुआ ना। हाँ, 175 पे हम आते हैं। हमसे कहा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें अगर आप देखोगे तो जो Fe है वो किस स्टेट में है? +3 में है, मतलब 3d6 4s2 3d5 बन गया ये, 3d5 4s0 बना। यहाँ पे Fe क्या है? अगेन +3 में है, ये भी क्या रहा? 3d5 4s0। ये मैंगनीज जो है वो +3 में है। मैंगनीज की हम बात करते हैं D5s2, तो ये हो जाता है D4 3d4 4s0। यहाँ पे मैंगनीज क्या है आपका? ये भी +3 है, इधर आप लिखेंगे 3d4 और यहाँ आ जाएगा 4s0। डब्बा बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5। फ्लोरीन है तो जो जैसा है वैसा ही रखना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आ जाएंगे। ये साइनाइड है तो पीछे धकेले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन को पेयर करोगे तो 2 पेयर बनेंगे, एक खाली पड़ा रहेगा। यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1। इधर आप देखोगे तो 3d4 आएगा, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब क्योंकि ये MnCl6-3 है, हाई स्पिन है, ऐसे ही छोड़ देना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4। यहाँ पे आप क्या करोगे ना कि 4 इलेक्ट्रॉन को जो खुल के डाला है उसको अंदर भेजना पड़ेगा पेयरिंग कराने के लिए। सबकी पेयरिंग नहीं होती है। MnCn6 3- इज D2sp3, 2 D खाली होनी चाहिए, इसका मतलब सिर्फ एक बंदे की पेयरिंग होती है। ये ऐसे पड़ा रहेगा, आगे के 2 खाली रहेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ होता है जिसका सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर 5 के बाद क्या आ रहा है? सी पहले आएगा ए के बाद आएगा सी के बाद आएगा डी के बाद क्या आ जाएगा? बी। तो 175 का क्या आंसर हो गया? सही सबसे ज़्यादा ए है, बिल्कुल सही बात है। फिर हम आते हैं 176 पे। 176 में कह रहे हैं टर्शरी एल्कोहल्स। अच्छा, टर्शरी एल्कोहल्स अगर आप देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। टर्शरी एल्कोहल आर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेंट, बिल्कुल सही बात है। दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, करेक्ट। लार्ज प्लसाई इफेक्ट ऑफ अल्काइल हैलाइड, नहीं, प्लसाई का इफेक्ट ऑक्सीडेशन को रोकने में कोई मदद नहीं करेगा। ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस, तो सेम बात नहीं। अल्फा हाइड्रोजन जब होते हैं तभी आप ऑक्सीडेशन नहीं करा पाते हैं, सेम रीज़न बेंजीन पे लगा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप भी COOH में नहीं बदलता है, उसका भी सेम रीज़न है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर हम आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 177। बोला गया है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.007, ये आपको कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, इज 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लैम्डा m दिया गया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। नाइस। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है C α²
अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। कल ही हमने रिवीजन का क्लास किया है, कल ही के रिवीजन के क्लास में मैंने आपको इन लॉजिक्स को फटाफट 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया था, राइट। तो इसके लिए आपको अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा का रिलेशन होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम, ये रिलेशन होता है। तो लैम्डा इन्फिनिटी एम दिया है नहीं, ये वैल्यूज़ दी गई, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। अल्फ़ा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 अपॉन 400, 0 0 गया, 1 गया, 20 हुआ, 1/20, तो अल्फ़ा 0.05 अल्फ़ा आ गया। अब इस वैल्यू को हम के ए में रखेंगे, इस वैल्यू को हम के ए में रखेंगे तो के ए हो जाएगा सी मतलब 0.007 इंटू 0.005 इंटू 0.005 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। 1 माइनस अल्फ़ा मतलब 0. अरे तो 1 ही है, नीचे वाली वैल्यू तो 1 ही है, ऊपर वाले से तुमको मतलब होना चाहिए। तो 25 इंटू 7, ठीक है, तो 35, 14, 15, 16, 17, 175 इंटू 10 की पावर 3, 3, 3, 9। क्या आंसर है? अच्छा 1 पॉइंट में निकालूंगा तो 0.00, 1 मिनट, सॉरी सॉरी माय बैड, 0.10 है, 2 ज़ीरो लगा दिया, तो ये -9 नहीं होगा, -7 आएगा। इसको छोटा कर देंगे तो 1.75 करके अगर मैं लिखूँगा तो 7, 6, 5, 1.75 इंटू 10 की पावर -5, फोर्थ आएगा आंसर 177 का 4, ठीक है। फिर हम आगे मूव करते हैं 178। 178 में मुझे कहा जा रहा है द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। 2 बेंजीन के रिंग है, नैप्थलीन है, एक इथाइल लगा है, एक मिथाइल के बाद एक एस्टर है और नीचे एक विनाइल ग्रुप है। ओके, एल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडेशन कराना है, पानी डाल देना है, सबको उड़ाएंगे। KMnO4 एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बेंजीन पे लगे हुए ग्रुप्स बशर्ते वो 3 डिग्री ना हो, सबको उड़ा देता है, सबको उड़ा देता है। तो यहाँ पे COOH आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, 3 C मिल गया। ये तो छोड़ दिया, ये तो नहीं होने वाला, ये भी ये यहाँ नहीं होगा, ये अल्कोहल नहीं बनाई, बेयर्स रिएजेंट थोड़ी ना है जो यहाँ पे 2 OH डालेंगे, यहाँ पे ये कार्बन ही पूरा उड़ाएंगे ना। तो 178 का फर्स्ट। फिर हम आते हैं 140 179 पे। 179 पे मुझसे कहा जा रहा है कि मिस मैच कॉम्बिनेशन कौन से हैं। क्लोरोफिल कोबाल्ट से तो गाइस बिल्कुल नहीं होता, मैग्नीशियम होता है। वाटर की हार्डनेस EDTA से तय की जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। फोटोग्राफिक AgCN होल टॉइस से नहीं, ये तो गोल्ड प्लेटिंग के काम आता है। फोटोग्राफी AgBr अनडिकम्पोज्ड AgBr को हाइपोसल्फेट करते हैं और AgS2O3 होल टॉइस -2 बनाते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट, ये रोडियम कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल सही बात है। चिलेटिंग एजेंट डीपेनिसिलामाइन होता है। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो आपका 5 या 6 मेंबर की रिंग बनाते हैं और कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। कंपाउंड को पेनिसिलिन अमाइन, पेनिसिलिन अमीन, हेलो, पेनिसिलिन अमीन एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है जो कई सारी डोनर साइट्स लेके आता है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप इसको स्ट्रक्चर भी आप इसका नहीं याद रख पाएंगे और चिलेशन नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। स्ट्रक्चर आप देखोगे तो NCERT में आपको देखने को मिल जाएगा, अभी यहाँ बना के कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नॉट चिलेटिंग लिगैंड। चिलेटिंग लिगैंड जैसे ऑक्जिलेट, जैसे ग्लाइसिनेट, जैसे EDTA, दो तरफ से बाइंड किया, ग्लाइसिनेट हो गया, दो तरफ से बाइंड किया, 5 या 6 मेंबर की रिंग बनाई। तो सत्य है A और सॉरी B और D। एक तो ये सही है, B नहीं, क्या पूछा है, मिसमैच पूछा है, तो ACE पूछा है, ACE गलत है। तो क्या आंसर हो गया 179? The correct answers from this option. तो 179 the combination which are wrong. अरे यार, ये मुझे चिलेटिंग लिगैंड में थोड़ा गड़बड़ क्यों लग रहा है?
Penicillamine is having an H2 group and nitrogen is the donor atom. नहीं ये होगा, सॉरी, दिस इज अ चिलेटिंग लिगैंड, माय बैड। वो एक्चुअली मैंने इसको एक दूसरा बायोमोलिक्यूल कंसिडर कर लिया था। चिलेटिंग लिगैंड है, नाइट्रोजन डोनर एटम्स हैं जो आपके रिंग फॉर्मेशन करा सकते हैं। जैसे आप सोचो हीमोग्लोबिन में होता है ना, हेम यूनिट होती है जो Fe+2 से बॉन्ड बनाती है, वो भी 5-6 में से 5 साइट्स जो हैं हेम यूनिट ऑक्यूपाई करती है। सल्फ़र के साथ भी, सल्फ़र भी उसमें एक साइड ऑक्यूपाई करता है। 4 साइट्स जो हैं वो नाइट्रोजन ऑक्यूपाई करती हैं, तो वो भी 2 नाइट्रोजन हमारे हेम यूनिट के एक आयरन के साथ बॉन्ड बना के चिलेशन क्रिएट करते हैं। सिमिलरली पेनिसिलिन में भी हम देखने को ये ऑब्जर्व करते हैं कि चिलेशन होता है, यस होता है। तो 179 इज़ व्हाट, ए, सी इज़ रॉन्ग पूछा था तो ए और सी हो गया। इसके बाद मैं आगे बढ़ा, मुझसे अब पूछा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल को आना है, तो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज़्यादा चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। अच्छा, बेंजीन रिंग पे चाहिए, तो ये तो सीधे लग ही नहीं रहा है, यहाँ पे है, ये लगा रहा है इफेक्ट +m, सीधे रिंग पे लगा रहा है, ये तो खींच लेगा, -m हो जाएगा। OH ये लगा देगा +m, ये भी लगा देगा +m, यहाँ ज़्यादा डोनेटिंग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए मुझे, तो सबसे बाद में वो लिखूँगा जहाँ सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब D में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये पार्ट तो सब में ही कॉमन है, तो इसको मैं क्या ही कंपेयर करूँ। तो 2m है, ये विदड्रॉ करेगा, ये डोनेट करेगा, ये कैसे करेगा, ये -i लगाएगा फिर। तो सबसे ज़्यादा डोनेट कर रहा है डी के बाद आ जाएगा तुम्हारा B, राइट, फिर आएगा A, फर्स्ट सही है, ठीक है। तो हमने 180 सवालों का डिस्कशन किया है। आई होप आप लोगों ने अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करी होंगी और उनका एडवांस एनालिसिस किया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने टीचर्स को अप्रोच करें, उनसे डिस्कशन करें। और जैसा पहले भी आपको बताया जा चुका है कि फ्रॉम 8 मार्च वी आर स्टार्टिंग आवर क्रैश कोर्स। तो अभी जो होली का टाइम आने वाला है, आई होप आप सबकी होली अच्छी जाए, पर होली असली हम तब मनाएंगे जब आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। अभी सिर्फ और सिर्फ आप जितना भी पढ़ चुके हैं, जितने भी पार्ट टेस्ट आपने दिए हैं, यहाँ पे 6 जो हुए हैं उनका एनालिसिस करिए, जो वीक एरियाज़ हैं उन पर काम करिए, और जो पहला टेस्ट है हमारा 8 मार्च को फुल सिलेबस टेस्ट है, उसकी प्रिपरेशन करिए। तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज, यू कैन मैसेज अस, कॉल अस, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमेशा हमारी बात याद रखिएगा कि मेहनत करते रहिए, टीचर से डिस्कशन करते रहिए, बात करते रहिए और बी पॉजिटिव, ओके। नीट के आगे जीत है। थैंक यू।